पहले श्रीलंका में तख्तापलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागी, उसके बाद सीरिया के बशर अल असद अपना देश छोड़कर भागे और अब खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि तुर्की के खलीफा जो कहे जाते हैं एर्दोगन, वो भी एक स्टेट के विमान में अपना देश छोड़कर भाग गए। वजह है इमामोग्लू, जो विपक्ष की पार्टी के अभी शायद राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी उन्हें नहीं बनाया गया। उनकी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग ही रखी थी कि भ्रष्टाचार के आरोप में एर्दोगन ने उन्हें जेल में डलवा दिया। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस्तांबुल में फिलहाल लोग सड़कों पर हैं और कहा जाता है कि इस्तांबुल का जो मेयर बनता है वही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर उसकी दावेदारी पुख्ता हो जाती है। अब क्या कुछ वाकई में हालात चल रहे हैं सीरिया के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पर भी इस घटना से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान भी तुर्की को लगभग अपना आका मानता आया है और तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर पाकिस्तान का साथ यूएन में, विदेश में, मतलब दुनिया में देता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में एर्दोगन देश छोड़कर भाग गए हैं, और अगर भाग गए हैं तो तुर्की का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा और सीरिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा। जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। एर्दोगन देश छोड़कर भाग गए सर, सच है या फिर खबरें ही हैं? हाँ, देखिए अभिषेक, क्या होता है, खबरें ही तो मिल रही हैं और मुझे लग भी रहा है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, तो निश्चित रूप से उन प्रदर्शन को देखकर और आंदोलन को देखकर निश्चित रूप से लगता है कि एर्दोगन जो है वो टर्की में नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। अब ये एक तरीके से आपकी स्थिति क्या बनती है, 1-2 दिन में तस्वीर हो सकता है आज हमें चीज़ें क्लियर हो जाए कि वहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है, कौन किसका कंट्रोल कर रहा है। लेकिन स्थिति जो है टर्की की, वो काफ़ी क्या समय टेंस है और लाखों लोग सड़कों पे होना। देखिए थोड़ा सा हम टर्की के बारे में आपको बताऊं मैं, टर्की की जो टोटल आबादी है वो करीब 8.5 करोड़ है। ठीक और है। जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल की आबादी है 1.5 करोड़। उन 1.5 करोड़ लोगों में से अगर लाखों लोग सड़कों पर हैं, तो मेरा मानना ये है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट थे एर्दोगन, वो ये बात समझ गए होंगे कि अब मेरा जो समय है, जो 2003 से चला आ रहा था और मैं ख्वाब देख रहा था 2028 तक के, वो ख्वाब मेरा खत्म हो चुका है। 2003 से 2025 हो चुका है, बहुत मेरा पीरियड हो चुका है। मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा कि 8.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ जो आबादी है वो केवल इस्तांबुल में रहती है, और ये माना जाता है टर्की के अंदर कि अगर इस्तांबुल की पावर में, सत्ता में जो व्यक्ति आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली टर्की की सत्ता में आ जाएगा, टर्की की पावर में आ जाएगा। और ये प्रदर्शन पहली बार नहीं, लगातार वहां पर क्या थे, प्रदर्शन छोटे मोटे चल रहे थे। रीजन क्या था? एक तो महंगाई दर पर कंट्रोल न कर पाना, जो उनकी करेंसी है लीरा, उसकी जो डिवेल्यूएशन हो रहा था वो मेंटेन ना हो पाना, बेरोजगारी दर बड़ी होना, और लगातार था क्या कि एर्दोगन की जो फॉरेन पॉलिसीज थी, उन फॉरेन पॉलिसी के कारण कई देशों के साथ संबंध खराब हुए थे, जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ रहा था। इन सब चीजों से वहां की जनता जो परेशान थी। और एक बड़ी बात अभिषेक जी क्या थी कि जो एक सेकुलर फैब्रिक वाला कंट्री था, जो कमाल अतातुर्क ने बनाया था, सेकुलर फैब्रिक वाला कंट्री, उसको कहीं ना कहीं रेडिकल बनाने का प्रयास भी किया गया था। किसके द्वारा? एर्दोगन के द्वारा। तो वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो भी आप नाम भी ले रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी को बोला जाता है, सीएचपी सर, पार्टी कम देखिए, सीएचपी, हाँ सीएससी, जो सीएससी पार्टी है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि आपके रेडिकल नेचर ने क्या किया है, टर्की का भारी नुकसान किया है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है, इवन हमारी करेंसी, तमाम तरह के एलिगेशन थे। वो एलिगेशन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा भी रहे थे और जनता उस बात को क्या करे, कंसिडर भी कर रही थी। तो एक बड़ी आबादी, देखिए होता क्या है अभिषेक, किसी भी देश के आप पॉलिटिक्स को देखें तो आपको 2 गुट देखने को मिलेंगे हर देश के पॉलिटिक्स में। एक तो आपको हो गए जो रेडिकल जो टर्की के अंदर हो गए, एक आपके सेकुलर हो गए। अब जो आपके रेडिकल वाले हैं, वो जो वादा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो दावे पूरे नहीं कर पाए, तो लोगों को फिर सेकुलर फैब्रिक ज्यादा अच्छा लगता है कि सेकुलर फैब्रिक में कम से कम क्या है, आपको टेंशन, तनाव तो आपको देखने को नहीं मिलता। व्यक्ति का लाइफ सफर तो कर रहा है, लेकिन
कम से कम मारधाड़, गृह युद्ध, इस तरह की स्थिति तो आपको देखने को नहीं मिलती। टर्की में कहीं ना कहीं इन दिनों इस बात को लेकर हताशा थी कि अर्दोगान की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, इंटरनल पॉलिसीज जो है वो गलत है, और कहीं ना कहीं अर्दोगान को एक तरीके से डिक्टेटरशिप के रूप में, देखिए अर्दोगान बने थे 2003 में पीएम, और होता क्या है बाद में क्या करते हैं, वहां पर पीएम बनने के बाद 11 साल के अंदर अंदर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर प्रेसिडेंट के पद को पीएम के पद से ज्यादा पावर देते हैं, और खुद क्या बन जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद सारी पावर अपने आप सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो जो ये चीजें थी, इन चीजों को लेकर जनसंख्या यानी जनता में एक बड़ा विरोध था, बड़ा प्रदर्शन था। और देखिए कोई देश जब तक ग्रोथ करता रहता है तो पब्लिक एक बार को साइलेंट रहती है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है बेटर हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे वो डिक्लाइन होता है तो पब्लिक विरोध में आ जाती है। सर मुझे ये चीज समझ नहीं है कि 2028 तक तो ये राष्ट्रपति थे, तो अभी भागने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। या तो आप क्या कीजिए, जब लाखों लोग आपके सामने खड़े हो जाए, या तो आप क्या कीजिए कि आप गन ले लीजिए। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात, या तो आप गन ले लीजिए। दूसरी बात क्या थी कि वहां पर जो इस्तांबुल में जो मेयर के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपका इमाम मुगलू जो है वो चुनाव जीते। और देखिए खुद अर्दोगान साहब भी जो थे, अर्दोगान साहब इस्तांबुल में पहले मेयर का चुनाव जीते थे, बाद में वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में आए थे, वहां पे फिर पीएम बने और फिर प्रेसिडेंट बने। तो ये बात वो भी जानते हैं कि अगर इस्तांबुल में किसी भी तरह के राइट्स होते हैं, बवाल होता है, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा टर्की के लिए, खुद मेरे लिए। जनता और सेना भी अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। सर ये नेता लोग इतने अंधे क्यों जाते हैं पावर के नशे में? जनता को क्यों भूल जाते हैं? नहीं, सब लोग नहीं भूलते। भारत में मतलब जितने तानाशाही टाइप वाले देश हैं, आप चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, ये टर्की ले लीजिए, पाकिस्तान का भी हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का आप कह सकते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में 56 देश हैं, सब आपको डिक्टेटरशिप सल्तनत की तरह चलाते हैं, राष्ट्रतंत्र की तरह चलाते हैं। तो राष्ट्र जस्ट लाइक तानाशाही, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना होता है। वो तो ठीक है कि राष्ट्रतंत्र, वहां पे आप आवाज लगा के देखिए, अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट का यही तो चेहरा है जो सामने है। लेकिन डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। और होता ये कि इस प्रकार के नेता ही डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, धत्ता बिठाते हैं, और डेमोक्रेसी में लोगों की आस्था हमारे जैसे देश में वो जगाते भी हैं। तो हर कोई पावर के लिए तो भागते ही है। सर मैंने अपनी शुरुआत में ही संबोधन में कहा कि पाकिस्तान का लगभग आका तुर्की, गलत तो नहीं कहा? और अगर गलत नहीं कहा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? मुझे लगता है अर्दोगान के जाने से जैसा हमको महसूस हो रहा है कि सीएससी पावर में आएगी, और सीएससी एक सेकुलर पार्टी है, और जैसी सेकुलर पार्टी पावर में आती है निश्चित रूप से भारत से संबंध अच्छे होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए उतना ही खतरनाक स्थिति होगी। वैसे आज पाकिस्तान को कोई छूने वाला नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति ये हो चुकी है कि कोई भी उसका बैठना नहीं चाह रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है। नहीं होगा कई बार कि सब बैठ गए तो तुम्हारा दामन क्या हो जाएगा, दाग दाग हो जाएगा। ये स्थिति आपकी पाकिस्तान की आज तारीख में है। तो पाकिस्तान से हर कोई देश अपने आप को दूर रखना चाहता है। तो वैसे मुझे लगता है कि काफी मुश्किल पाकिस्तान के लिए होने वाली है। ये जो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है टर्की का, इसका भी कुछ ऊपर जाने का आसार नजर आता है? देखिए होता क्या है अभिषेक जी, 3 बातें होती हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। लोग कहते तो हैं कि इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पावर में आए, पूरे वर्ल्ड का जो सेंसेक्स है यानी कि जो मार्केट है वो सब क्या हुआ, शेयर मार्केट डाउन गया। अब भारत का देखिए मार्केट डाउन गया। अब कल से हम देख रहे हैं, कल से आपका इंडियन मार्केट संभलना शुरू हुआ है। तो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है, सोसाइटी में पड़ता है। अब जैसे वहां पर क्या होगा, आपका सत्ता आएगी, दूसरी सत्ता आएगी, सेकुलर आएगी, तो मुझे लगता है सेकुलर पावर में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखिए सेकुलर कहना ही केवल पर्याप्त नहीं होता। सेकुलर कहते क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक आपको लेकर नजरिया बदल जाता है कि हाँ अब आप क्या है, दूसरों से बात करेंगे, दूसरों की बातों को समझेंगे, दूसरों की बात को सुनेंगे। लेकिन जब आप रेडिकलिज्म को लेकर चलते हैं तो दुनिया आपसे सचेत हो जाती है। दुनिया कहती है भैया आप किसी को सुनने वाले नहीं हो, आप तो अपनी धुन में रहोगे। तो मैं मानता हूँ कि सेकुलर आने से निश्चित टर्की का जो सेंसेक्स है या शेयर मार्केट है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए वक्त दिया।
तो जो तुर्की है उसकी संसद में कुल 600 सीटें हैं, 300 से ज्यादा बहुमत के लिए चाहिए। लगभग 6.5 करोड़ लोग वोट करते हैं। 2 वोट पॉलिसी है, एक व्यक्ति को वोट दिया जाता है, दूसरा पार्टी को वोट दिया जाता है। जो व्यक्ति चुनकर आता है वो फिर राष्ट्रपति बनता है। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं उसी हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपका संसद में उन लोगों को जगह मिलती है। जिस तरीके से रशिया में, चाइना में कानून बदले गए खुद को सत्ता में रखने के लिए, एर्दोगन ने भी ठीक वैसे ही किया। संसदीय जो प्रणाली थी उसमें बदलाव किए, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पद को ज्यादा पावर्स दी और राष्ट्रपति बनकर वो खुद बैठ गए। अब सीएचपी पार्टी के उम्मीदवार जो थे इमामोगलू, वो चुनाव जीतकर मेयर का आए थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले राष्ट्रपति टर्की के वो बनने वाले थे या बन सकते थे। जनता जिस तरीके से उनके साथ थी, भ्रष्टाचार के आरोप में फिलहाल तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाकी टर्की से जो भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।